साथियों, आप सभी का स्वागत है पीजीटी के इस बहुत ही बेहतर सेशन में, जिसमें हम लोग पीजीटी 8 को लेकर के बहुत ही सुपर सवालों पर डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो है ये हम बेसिकली कवर करेंगे यूरोपीय इतिहास को। चूँकि आपको पता है कि जो यूरोपीय चित्रकला है इसको लेकर के कई बार आपसे सवाल पूछे गए हैं और ज़्यादातर पीजीटी में यूरोपीय सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, आप पिछला एग्ज़ाम दे करके आपको लगा होगा कि एग्ज़ाम में हम सरल क्वेश्चन करके बाहर हुए हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि कुछ ऐसे छोटे और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज कवर करूं जो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले प्रश्नों की। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी किया करिए, लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने वालों की संख्या बहुत कम हो जा रही है। आप लोग वीडियो देखते तो हैं, अगर आपको लगता है, अगर आप देख रहे हैं तो आपका स्वार्थ पूरा हो रहा है। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेरा भी स्वार्थ पूरा होगा। सो आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि ऐतिहासिक काल के से पूर्व की कला का तात्पर्य है। आपको बताया गया कि ऐतिहासिक काल से पूर्व की जो कला होती है इसका तात्पर्य क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, ऐतिहासिक काल से जो पूर्व की कला है, अब 4 ऑप्शन है आपके पास। छोटा कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, जो कि क्वेश्चन इसी फॉर्म में है। तो पूछ रहा है कि ऐतिहासिक काल की कला से क्या तात्पर्य है। ये एकदम रिपीटेड सवाल है। पूछा गया कि प्रागैतिहासिक कालीन जो कला होती है उसको हम लोग कहते हैं। अब देखो, ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भाग जो इतिहास है भारत का, या जो प्रागैतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है ना। इतिहास को 3 भागों में बांटा जाएगा। तो सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, उसके जैसे वो प्री हिस्टोरी है, प्रोटो हिस्टोरी है, और फिर आपका हिस्टोरिकल पीरियड है। 3 पीरियड होता है ना। तो ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ही होता है कि ऐसी घटना जहाँ से प्रागैतिहासिक काल का मतलब ऐसी होता है कि जहाँ पर मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था और वो केवल पत्थरों के औजारों पर निर्भर करता था। तो इसका ऑप्शन डी वाला होगा। मैं आपको बता दूं कि ये केवल और केवल आपके छोटे प्रश्नों को मजबूत बनाने के लिए सीरीज में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी सरल क्वेश्चन आएंगे उस पर आपकी मजबूती करने के लिए सवाल आपको दे रहा हूँ। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई। सबसे पहली बार प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ पे हुई थी? स्पेन में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीजीटी में यहाँ से सवाल पूछा गया, पीजीटी में पूछने की संभावना है। पूछ रहा है कि सिस्टाइन चैपल कहाँ है। सिस्टाइन चैपल कहाँ पर है? तो ये दोस्तों अल्टामिराम है, माने सी वाला ऑप्शन ठीक है। अगला सवाल पूछ रहा है कि समस्त फ्रैंको कैंटब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में श्रेष्ठ है। अब इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है ये बताना। जैसे देखिए, जो लास्की की गुफा आपको बताया गया है, ये सबसे श्रेष्ठ गुफा मानी जाती है। जो लास्की की गुफा, या इसी को कभी कभी लास्को की गुफा कहते हैं, ये सबसे जो फ्रैंक कैंटब्रियन क्षेत्र है उनमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगला सवाल देखेंगे। लास्की गुफा अधिकांशतः बने हैं। जो लास्की की गुफा है, लास्की की गुफा में अधिकांश कौन सा चित्र बनाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि इसमें वृषभ के चित्र खूब मात्रा में बनाए गए। ठीक है, तो वृषभ इसमें बनाया गया है। ठीक है, बाइसन भी आप कह सकते हैं। डी वाला ऑप्शन इसका सही है। और अगला सवाल कह रहा है कि 6 नंबर का, कि शरीर के मध्य में लाल रंग के बिंदु वाला हाथी किस गुफा में चित्रित है। तो आपको कई बार पढ़ाया है, ये पिंडाल की गुफा में। ठीक है, पिंडाला के गुफा में। और 7 नंबर का सवाल कह रहा है कि उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं का पता चला। जो उत्तरी स्पेन है और दक्षिणी फ्रांस की जो गुफाएं या कलात्मक गुफाएं हैं उसका पता चला है। तो इसको लेकर के सवाल, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, 19वीं सदी इसका सही आंसर होगा। 19वीं सदी में इसका पता चलता है। और अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऐसी गुफाएं हैं जो चरम विकसित स्थिति को प्राप्त करती हैं। अब कौन सी ऐसी गुफाएं हैं जो चरम विकसित स्थिति को प्राप्त करती हैं? तो इसका सही आंसर होगा लास्की। ठीक है, लास्की की गुफा जो है ये चरम विकास की अवस्था को प्रदर्शित करती हैं। आगे कह रहा है कि आदिम कला के अंतर्गत पशुओं का चित्रण हुआ है। तो ये प्राकृतिक मुद्राओं में होगा। कई बार हमने आपको अपने लेक्चर के दौरान भी बताया है कि ये प्राकृतिक मुद्राओं के दौरान हुआ है, माने सी वाला उत्तर ठीक होगा। और अगला सवाल कह रहा है कि अलग अलग पशुओं को प्रायः विशाल आकारों में चित्रित किया गया है। यह विशेषता पाई जाती है। जो अलग अलग पशु हैं वो विशाल आकारों में चित्रित किए गए हैं। ये जो विशेषता पाई जाती है ये कहाँ पाई गई है? ठीक है, किस गुफा में पाई गई ये आपको बताना है। जैसे जब हमने आपको बताया था कि पूर्वी स्पेन की गुफा,
तो यहाँ पे आपसे बताया गया था कि पशुओं को जो विशाल आकार, उन विशाल आकारों में उसको चित्रित किया गया है, ये पूर्वी स्पेन की गुफाओं की विशेषता के तौर पर इसको आप जानते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पूर्वी स्पेन के पशु चित्र बहुत छोटे आकार में बनाए गए हैं, किंतु वे, अब देखिए पूर्वी स्पेन के जो पशुओं के चित्र बनाए गए हैं ये छोटे आकार में बनाए गए हैं, लेकिन ये इसमें यथार्थवाद झलकता है। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा, पहला वाला, यथार्थवादी प्रकृति को वो अपनाए हुए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, नवपाषाणकालीन भित्ति चित्र आखेट का दृश्य कहाँ है? जो नवपाषाणकालीन दृश्य है उसमें आखेट का दृश्य कहाँ से मिला हुआ है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका देखेंगे कि इटली, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन से मिलेगा। ए वाला ऑप्शन इसका सही है, स्पेन से मिला है। और आगे नेक्स्ट सवाल देखेंगे, लास्की गुफा अवस्थित है, जो लास्की की गुफा ये कहाँ पर अवस्थित है, किस घाटी में अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो लास्की की गुफा है ये बेजर घाटी में स्थित है, ये डी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। फांद दा गाम तथा ला कंबारली गुफा स्थित है, जो ला कंबारली गुफा है ये कहाँ पर स्थित है और फांद दा गाम की गुफा कहाँ स्थित है? दोस्तों ये ब्यून घाटी में है। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो छोटे प्रश्न है, सतही प्रश्न है, लेकिन सिलेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन प्रश्नों पर मजबूत नहीं हैं या इन प्रश्नों की अगर आपसे गलती होती है तो टीजीटी की तरह ही गति होनी है। सरल प्रश्न करके अगर आप बाहर होते हैं तो ये आपके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होती है, किसी के लिए भी। और अब की बार आपने देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने टीजीटी में यही त्रुटि की है कि सभी ने आते हुए प्रश्न को गलत किया है। तो सरल प्रश्न पर इतना अभ्यास कर लीजिए कि वो ना गलत हो। कठिन सबके लिए कठिन होता है, सरल आपका गलत ना हो, नहीं तो सिलेक्शन से एकदम बाहर आप हो सकते हैं। तो 14 नंबर का सवाल कह रहा है कि ब्यून घाटी, मतलब इसका जो आंसर होगा ब्यून घाटी होगा। और अगला सवाल पूछ रहा है कि वृषभों वाला कक्ष, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि वृषभों वाला कक्ष किस गुफा को कहा जाता है? तो वृषभों वाला जो कक्ष है ये आपको बताया कि लास्की की गुफा को कहा जाता है, मतलब सी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेफरीतीती क्या है? जो नेफरीतीती है ये क्या है? अब देखिए ये एक चित्र है, ठीक है, एक चित्र है। आगे कह रहा है कि लेखन कला का सर्वप्रथम विकास हुआ। लेखन कला का सर्वप्रथम विकास हुआ, तो लेखन कला का विकास आपको दिखाई देगा मिस्र की सभ्यता से, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका होगा। आगे कह रहा है कि किसके काल को पिरामिडों का युग कहा जाता है? अब देखिए हमने आपसे बताया था कि जोसेर और फराओ दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिरामिड को निर्मित कराने की शुरुआत, जैसे फराओ था तो पिरामिड, मिस्र में पिरामिड बनाने की शुरुआत कराई थी। और उसी के बाद एक शासक हुआ जोसेर, जोसेर के शासनकाल को कहा जाता है जोसेन के शासनकाल को कहा जाता है कि इसने इतना ज्यादा पिरामिडों का निर्माण करवाया कि इसके शासनकाल को पिरामिडों का युग ही कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी वाला सही होगा। आगे कह रहा है कि विश्वविख्यात स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ की है? जो स्फिंक्स की मूर्ति है ये कहाँ की है? तो आपको बताया था ये मिस्र की मूर्ति है, ठीक है, मिस्र की मूर्ति है, बी वाला ऑप्शन ठीक है। ग्रीक कला का प्रमुख केंद्र आपको बताया एथेंस होता है। ग्रीक कला का जो प्रमुख केंद्र है ये एथेंस है, ठीक है। ग्रीक माने यूनान, यूनान की कला है ये, और यूनान का ही एक कवि था होमर, आपको बताया गया है। अमरत्व की कला के नाम से जानी जाती है। देखिए अमरत्व की कला का मतलब होता है, जैसे हमने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि कुछ एक आध देश ऐसे आपको दुनिया में मिले हैं जहां पर ये धारणा थी कि मरने के बाद भी चीज़ों का, वस्तुओं का प्रयोग होता है और व्यक्ति उसका यूज़ करता है, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें दफन कर दी जाती थी, और ये चीज़ें आपको दिखाई देता है मिस्र की कला में, ठीक है। तो मिस्र की कला को अमृत की कला के नाम से भी जानते हैं। और 22 का जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि 21 का तो मिस्र हो गया, ठीक है। अब 22 कह रहा है कि सिकंदर महान का जो बनाया गया मणिकुट्टम चित्र है किस युग में निर्मित किया गया है? तो अब देखिए जैसे सिकंदर की बात हो, चाहे हम सिकंदर की बात करें या फिर यूनानी युग की बात करें, तो इसमें हेलेनिस्टिक युग आता है, सिकंदर से संबंधित है हेलेनिस्टिक युग, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। आगे कह रहा है कि यूनान का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार कौन था?
यूनान का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार कौन था? तो आप इसका जो सबसे अच्छा मूर्तिकार था, सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार था, वो था फिडियोस। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका सही है, फिडियोस था। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि मृत्यु की देवी लिथित का रिलीफ चित्र किस सभ्यता में बनाया गया है? मृत्यु की देवी लिथित का रिलीफ चित्र किस सभ्यता में बनाया गया है? तो ये 24 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया में मृत्यु की देवी लिथित को चित्रित किया गया या निर्मित किया गया है। आगे सवाल देखेंगे। आगे सवाल कह रहा है कि जेगुरत का संबंध किस सभ्यता से है? 25 नंबर का सवाल है। तो जेगुरत का संबंध मेसोपोटामिया से है। विश्व में सर्वप्रथम कहाँ के लोगों द्वारा लिपि का आविष्कार किया गया है? तो कहाँ के द्वारा लिपि का आविष्कार किया गया है? ये सुमेरिया सभ्यता के द्वारा किया गया। ठीक है, सुमेरिया के लोगों के द्वारा। तो 26 का सही ऑप्शन होगा डी। 27 नंबर का सवाल कह रहा है कि सुमेरिया सभ्यता की विकसित लिपि थी। जो सुमेरिया सभ्यता की लिपि थी वो देखिए कीलाक्षर थी। ठीक है, एक कीले की भांति, जैसे ये मैं बना रहा हूँ इस तरीके से कीलाक्षर लिपियों का प्रयोग किया गया है। यहीं पर याद रखिएगा, तुलनात्मक रूप में अगर हड़प्पा की लिपियों की बात करेगा तो हड़प्पा की लिपियाँ जो हैं ये चित्रात्मक हैं। कैसी हैं? हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक है, या इसी को आप भाव चित्रात्मक कहते हैं। कैसा कहते हैं? हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक है, जबकि जो आपकी सुमेरिया की सभ्यता की लिपि है या फिर मेसोपोटामिया की लिपि है, ये कैसी है दोस्तों? ये है कीलाक्षर लिपि। नेक्स्ट, बेबीलोन का झूलता हुआ बाग किसने बनवाया था? बेबीलोन का झूलता हुआ बाग किसने बनवाया था? तो आपको बताया था कि द्रिज्जर नाम का एक था शासक, उसने बनवाया हुआ था। नुवेस द्रिज्जर नाम का व्यक्ति था या शासक था, इसने निर्मित करवाया था। आगे कह रहा है कि रोमन कला में भित्ति चित्रण के लिए चित्रकार की प्रिय पद्धति या चित्रकला की प्रिय पद्धति क्या थी? चित्रकारी करने की जो प्रिय पद्धति थी वो क्या होती थी? तो इसके लिए आप ध्यान देंगे कि अगर हम फ्रेस्को विधि की बात करें तो फ्रेस्को विधि जो होती है रोमन कला के भित्ति चित्रण के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्को फ्रेस्को आपको कई बार हमने बताया, सेक्को फ्रेस्को बताया है, सेक्को ब्रूनो बताया है, तो उससे आप भली भांति वाकिफ़ हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप टीजीटी आर्ट करके हमारे ही चैनल पर इसका प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। उससे भी बेनिफिट्स आपको इस आने वाले एग्जाम में पीजीटी में मिलेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में आरोही कालानुक्रम के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। अब इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा ये आपको चयन करना है। गोथिक कला, रोमन कला, बेजेंटाइन कला। आरोही कला की बात कर रहा, देखिए आरोही कालानुक्रम की बात कर रहा कि सबसे पहले सबसे बाद में, इस तरीके से आपको कालक्रम के अनुसार से सेट करना है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस पर समय ना गंवाते हुए ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सही है। डी वाला ऑप्शन इसका सही है। आगे चलेंगे। गोथिक कला मुख्यतः शैली है, जो गोथिक कला है ये मुख्यतः शैली है किसकी? तो ये स्थापत्य कला से संबंधित है, ये आपको जानना है। गोथिक कला वस्तुतः क्या है? एक स्थापत्य कला का एग्जाम्पल है। आगे, बेजेंटाइन कला का अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार था। जो बेजेंटाइन कला है इसका अंतिम चित्रकार कौन था? तो एलेग्रेके था। बेजेंटाइन कला का अंतिम चित्रकार एलेग्रेके था। और गोथिक युग का वह चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला के लक्षण दिखाई देते हैं, जो ऐसा गोथिक काल का गोथिक युग का वह चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया था, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको बताऊं कि ज्योतो नाम का एक चित्रकार था, ज्योतो, जिसने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया था। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। आगे देखेंगे कि पूजा गृहों की वेदिका पर रखने हेतु लकड़ी के फलकों पर चित्रांकन किया जाता था, तो इन्हें क्या कहा जाता था? ये सीधा सीधा पूछ रहा कि पूजा गृहों की वेदिका पर रखने हेतु लकड़ी के फलकों का जो चित्रांकन किया जाता था उसे क्या कहा जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अभी आपको ध्यान होगा अगर कि टीजीटी में कार्ड पूछा था कि पैनल शब्द का प्रयोग या का किस में होता है, तो चित्रकला में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा 34 नंबर का, ये होगा डी, पैनल चित्र बोला जाता था उसको। ठीक है, तो पैनल का प्रयोग कहाँ पे होता है? चित्रकला में होता है।
अगला सवाल कह रहा कि बैजेंटाइन कला के निम्नलिखित में से कौन से ऐसे में से रूप हैं। बैजेंटाइन कला के निम्नलिखित में से रूप हैं। जो बैजेंटाइन कला है उसका रूप क्या है, तो ये देखिए जो बैजेंटाइन कला है आपको बताया गया कि ये मणिकुट्टम या फिर भित्ति चित्रण की भी एक पद्धति है। पैनल या फिर पुस्तक चित्रण की भी एक पद्धति आपको दिखेगी इसमें। लघु चित्रित या फिर टेपस्ट्री की भी दिखेगी इसमें। तो इसका मतलब है कि तीनों सही है, तो इसका चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी वाला सभी सही है। आरंभिक ईसाई चित्रों में ईसा को प्रायः चित्रित किया गया है। आरंभिक ईसाई चित्रों में ईसा को प्रायः चित्रित किया गया, देखिए एक जुलाहे के रूप में इनका चित्रण किया गया है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। और आगे देखेंगे नेक्स्ट सवाल कह रहा है, आगे देखेंगे नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि प्रायः प्राचीन कथा कहानियों को ही नवीन विश्वासों और अर्थों के परिप्रेक्ष्य में अंकित किया गया है। ये किस कला की बात कर रहा है, तो जो आरंभिक ईसाई कला होती है उसमें ये सारी खूबियां आपको दिखाई देंगी कि जो नवीन विश्वास और उसके अर्थ के परिप्रेक्ष्य में जो चित्रण या कहानियों का अंकन किया गया है वो आरंभिक ईसाई कला में किया गया है। आरंभिक ईसाई चित्रकला के उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो जमीन के नीचे जो बने अवतंब हैं वहाँ पर आपको इसको दिखाई देगा। तो 38 नंबर का जो क्वेश्चन है 38 नंबर का, वो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, जमीन के नीचे जो बने अवतंबों में। रोमन कला का प्रधानतः फली फूली, रोमन कला जो है ये प्रधानतः कहाँ कब फली फूली, मतलब इसका जो समय था रोमन कला का, ये आपसे पूछा जा रहा है कि रोमन कला का जो टाइम पीरियड था वो क्या था। रोमन कला दोस्तों वास्तव में 11वीं या 12वीं सदी में इसका विकास और इसका जो फल फूल या इसका फलन और पोषण दिखाई देता है वो 11वीं से 12वीं सदी में दिखाई देता है। रोमन्स्क कला की चरम रणनीति आगे चलकर प्रसिद्ध हुई, तो 40 नंबर का जो सही आंसर क्या होगा, तो वो गोथिक रूप में होगा। जो रोमन कला है ये रोमन कला के जो आगे चल के जो इसका विकास हुआ, जो इसकी परिणति हुई, वो आगे चल के किस रूप में हुई, तो ये गोथिक रूप में हुई है। तो 40 नंबर का सवाल इसका सही है। आगे रंगीन कांच की चित्रकला, ध्यान दीजिएगा कि रंगीन कांच की चित्रण पद्धति कौन सी है, जो रंगीन कांच की चित्रण पद्धति है वो कौन सी है। देखिए हमने आपको बताया था कि जो खिड़कियों पर जो जैसे ईसाई गृह होते थे उनके खिड़कियों पर मणिकुट्टम का प्रयोग किया जाता था, या फिर उसको रंगीन कांच से और सारी चीज़ों से उसको सजाया जाता था। तो इसी को मोजाइक कह लीजिए या फिर मणिकुट्टम कह लीजिए, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। फ्लोरेंस के महान कलाकारों में ज्योतो था। अब जो फ्लोरेंस के महान कलाकार हुए उनमें से ज्योतो का सबसे पहला स्थान आता है, माने ए वाला ऑप्शन ठीक है। और आगे कह रहा है कि 15वीं शताब्दी में फ्लोरेंस माने इटली की कला का सूत्रपात किसने किया, तो ज्योतो ने किया। इसी प्रश्न का दूसरा सुधरा हुआ रूप आपको दिखाई देगा। 44 ध्यान दीजिएगा कि कला के विज्ञान का सम्राट कहकर किसकी प्रशंसा की गई है, तो कला के सम्राट कहकर के पाओलो उच्चेलो की प्रशंसा की गई है, ये वाला ऑप्शन ठीक है, पहला वाला। और आगे कहा कि इटली के पुनर्जागरण काल में पैनल चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध चित्रकार है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा कि पैनल चित्रकार के तौर पर किसको जाना जाता है, तो पैनल चित्रकार के तौर पर सांद्रो बेत्तुचेल्ली को जाना जाता है। तो ऑप्शन इसमें सी होगा, माने ये सांद्रो बेत्तुचेल्ली ठीक है। और अगला सवाल पूछ रहा कि इनमें से किस चित्रकार को परिप्रेक्ष्य का आविष्कार करता माना जाता है। परिप्रेक्ष्य, आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप कला के टेक्निकल वर्ड्स को पढ़ेंगे तो परिप्रेक्ष्य इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परिप्रेक्ष्य का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था, या उसका जो प्रयोग करता है आविष्कार करता है ये कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 46 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा पाओलो उच्चेलो ठीक है, पाओलो उच्चेलो। नेक्स्ट सवाल है 47 का, इनमें से किस चित्रकार ने चित्रकला को महिलाओं एवं खच्चर योग्य कार्य बताया है। जो चित्रकला है वो महिलाओं और खच्चर के योग्य है, ये कौन सा चित्रकार है जो इसको बताया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा 47 का ये होगा दोस्तों माइकल एंजेलो ठीक है। कौन होगा, माइकल एंजेलो, तो डी वाला ऑप्शन होगा इसका सही। आगे वह कौन था जिसने फ्लोरेंस की युवतियों के सिर के जोड़े को, और क्वेश्चन थोड़ा सा मिस टाइप लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा,
यूरोपीय चित्रकला में कौन सा कलाकार डिवाइन पेंटर के नाम से जानते हैं? किसको डिवाइन पेंटर के नाम से जाना जाता है? तो रफेल संजियो को जाना जाता है डिवाइन पेंटर के नाम से। अगला सवाल पूछ रहा है कि माइकल एंजेलो द्वारा रचित पिएटा में किस रस की उत्पत्ति हुई? अब देखिए, माइकल एंजेलो ने दो मूर्तियां, एक तो डेविड की मूर्ति बनाई थी, दूसरा पिएटा की मूर्ति बनाई थी। इनमें से पूछ रहा है कि पिएटा की मूर्ति में कौन से रस की उत्पत्ति होती है? तो ये होता है करुण रस की। ठीक है, आगे कह रहा है कि रफाल की कृति सैनिक का स्वप्न कहाँ पर संग्रहित है? जो सैनिक का स्वप्न है, रफाल ने जो चित्रण किया है, ये कहाँ पर है? नेशनल गैलरी लंदन में इसको संग्रहित किया गया है। जब लियोनार्डो दा विंची की आयु 48 वर्ष थी, उस समय माइकल एंजेलो की आयु 25 वर्ष थी। उस समय रफेल की आयु क्या थी? अब देखिए, अगर आप तीनों के डेट को याद रखे हैं, तीनों के जन्म दिवस को याद रखे हैं, तब आप इसका उत्तर कर पाएंगे, है ना। पूछ रहा कि रफाल की उस समय आयु क्या थी? दोस्तों, रफाल की आयु उस समय 17 वर्ष थी। कितनी थी? 17 वर्ष थी। और अगला सवाल पूछ रहा कि पुनरुत्थान काल की कला की चरमोन्नति हुई, वो किस हुई है, कब हुई है, ऐसा कुछ आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वास्तव में आप देखेंगे कि जो वेनिस के वर्ण प्रधान चित्र होते हैं, वहीं पर आपको पुनरुत्थान काल की कला का चरमोत्कर्ष आपको दिखाई देगा। तो माने ये वाला ऑप्शन, पहला वाला, इसका सही है। आगे सवाल बता रहा है कि आदम तथा हव्वा का जो स्वर्ग से निष्कासन का चित्र है, ये किसने चित्रित किया है? आदम और हव्वा का स्वर्ग से निष्कासन, इसका चित्रण किसने किया? तो मसाचियो ने किया हुआ है। ए वाला ऑप्शन ठीक है। आगे कह रहा है कि रफेल द्वारा चित्रित किस चित्र पर विंची के चित्र मोनालिसा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो एक चित्र, आप अगर रफेल के बारे में जानते हैं तो इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, घूंघट वाली स्त्री या घूंघट वाली महिला। कहा जाता है कि ये मोनालिसा की फूहड़ नकल है, मोनालिसा की फूहड़ नकल है, मोनालिसा का जो चित्र होता है। तो बी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। आगे कह रहा कि एल ग्रेको कहाँ पैदा हुए थे? तो एल ग्रेको कहाँ पैदा हुए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्रीट में। ये क्रीट में पैदा हुए थे। नेक्स्ट सवाल है कि फ्रांस की रोमानी कला का जनक माना जाता है। जो फ्रांस की रोमानी कला है, इसका जनक कौन माना जाता है? तो रोमानी कला या फिर रोमांसवाद इसी को कहते हैं। रोमांसवाद का प्रणेता है जेरिको, और रोमांसवाद का जो पहला चित्र है दोस्तों, वो है मेदुसा का बेड़ा। और जेरिको एक ऐसा चित्रकार भी है जो लाशों का अध्ययन करने के लिए शवगृहों में जाता था और हॉस्पिटल्स में जाकर के उसका अध्ययन किया करता था। देलाक्रा व स्वच्छंदवादी आंदोलन के प्रमुख चित्रकार थे। देलाक्रा एक स्वच्छंदवादी आंदोलन के प्रमुख चित्रकार थे। उन्हें किसका पूर्वज कहा जाता है? उन्हें किसका पूर्वज कहा जाता है दोस्तों? तो देलाक्रा के बारे में देखेंगे तो ये प्रभाववाद से संबंधित है, माने सी वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। आगे कह रहा है कि निम्न में दोमियों की रचना है। अब देखिए, तीसरी श्रेणी का जो डब्बा है, ये दोमियों का बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, आपको कई बार बताया गया है। और नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि अगला सवाल ये है कि लोकप्रिय यथार्थवाद के नाम से 1555-60 ईस्वी के आसपास एक नवीन कला आंदोलन का सूत्रपात हुआ है। ये इसको आप देखेंगे तो इसका जो होता है, जैसे पॉप कला की अगर हम बात करते हैं तो पॉप कला होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। 60 क्वेश्चंस को आप देखेंगे। नेक्स्ट जैसे हमें शांति का माहौल मिलता है, मैं वीडियो क्रिएट करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिना स्किप किया पूरा ऐड देखते ही आप अपने वीडियो को पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।